अच्छा, हम मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किस तरह से करते हैं। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो देखने में टाइम कम ज़्यादा लग रहा है तो आप इस तरह कर सकते हैं, इसको 2 के स्पीड पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये प्लेलिस्ट इसीलिए है कि जिसके पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है वो जल्दी से इसकी रिवीजन हो जाए। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट कैसे की जाती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमारे पास जो है वो फ्लूइड ओवरलोड हुआ होता है। ठीक है, तो लूप जो डायूरेटिक्स होते हैं जिसमें फुरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड और नाइट्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट और डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर कार्डियक फेलियर। दे हैव नो इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ठीक है, लूप डायूरेटिक्स को हम एक्यूट सेटिंग में या डिकम्पनसेटेड कार्डियक फेलियर के अटैक में दे सकते हैं। लूप डायूरेटिक्स और नाइट्रेट्स में लॉन्ग टर्म में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो फॉलोइंग मेडिकेशन जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के मॉर्टेलिटी में को रिड्यूस कर सकती है, जिसमें हमारे पास एस इनहिबिटर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, ARBs है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एपिलेरोनॉन और स्पाइरोलेक्टोन वगैरह आ जाता है। ठीक है, एस इनहिबिटर्स में इनैलाप्रिन वगैरह आ जाता है। और उसके बाद जो है वो बीटा ब्लॉकर्स में मेटोप्रोलोल, बाइसोप्रोलोल वगैरह आ जाते हैं। ARBs में लोसार्टान है, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। उसके अलावा हाइड्रोलाजिन विथ नाइट्रेट्स दिया जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में। ठीक है, तो ये ड्रग्स याद रखनी है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, MI में कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं। ठीक है, अनस्टेबल या एनेस्टेमी में कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, यू शुड रिमेंबर। तो कौन सी ड्रग्स है जो मोर्टेलिटी को रिड्यूस करती हैं, डेट इज़ एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ARBs, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और हाइड्रोलाजिन विद स्पाइरोलेक्टोन। ठीक है, ये वो ड्रग्स हैं जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करती हैं। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट कैसे होगी, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पेशेंट फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ एंड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ओवरलोड। हम क्या देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, जिसमें फुरोसेमाइड और या जो मार्केट में हमारे पास लेसिक्स के नाम से अवेलेबल है, या फिर हम ब्यूमेटानाइड देते हैं। ठीक है, फुरोसेमाइड आर लूप डायूरेटिक्स और हमारे पास जो है वो सही है, और ब्यूमेटानाइड भी आर लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, स्टार्ट विथ एन एस इनहिबिटर्स या फिर आप बीटा ब्लॉकर्स, 1 ड्रग एट अ टाइम। ठीक है, अगर सिम्टम परसिस्ट कर रहा है तो ऐड अनदर ड्रग। लेट सपोज़ कि आपने फर्स्ट जो है वो पहले डायूरेटिक्स दी, फिर आपने ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट की या तो एस इनहिबिटर से की या तो बीटा ब्लॉकर से की, 1 ड्रग एट अ टाइम। या अगर आपने बीटा ब्लॉकर से किया है तो अगर सिम्टम परसिस्ट कर रहा है तो उसमें आप क्या करोगे, एक ड्रग और ऐड कर दोगे, स्पाइरोलेक्टोन। ठीक है, समझ में आ रही है बात। डायूरेटिक्स से स्टार्ट किया, पेशेंट में सिम्टम परसिस्ट कर रहा है, आपने ACI या फिर बीटा ब्लॉकर स्टार्ट कर दी, फिर भी सिम्टम परसिस्ट कर रहा है तो आपने स्पाइरोलेक्टोन ऐड कर दिया। स्पाइरोलेक्टोन इज बेसिकली अ पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक एंड एन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर पेशेंट इफ़ द पेशेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो ऑलरेडी फुरोसेमाइड या आपके पास बीटा ब्लॉकर्स और ACI पर है और स्टिल हैज़ लोअर लिम्ब एडिमा, दिस मीन्स दैट द डायूरेटिक इज़ नॉट एफिशिएंट द फ्यूरोसेमाइड, देयरफॉर वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नीडेड। ठीक है, अगर उसको पिडल एडिमा डेवलप हो गया तो आपने क्या करना होगा, वो पहले ही सारी ड्रग ले रहा है तो यहाँ पे तो आप फंस गए। आपने क्या करना है, आपको फ्यूरोसेमाइड का डोज इंक्रीज़ कर देना है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप फ्यूरोसेमाइड से किस पे स्विच कर जाओ, ब्यूमेटानाइड दे सकते हो या टॉर्सिमाइड दे सकते हो। और कंसीडर एडमिशन फॉर IV लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, या फिर आप जो है ना वो जो लूप डायूरेटिक्स है आप या डोज इंक्रीज़ कर दो, या तो आप फुरोसेमाइड से कोई और लूप डायूरेटिक्स दे दो, या तो फिर आप IV लूप डायूरेटिक्स दे दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हम उसका ट्रीटमेंट किससे स्टार्ट करते हैं, एस इनहिबिटर से स्टार्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। तो यू शुड रिमेंबर कि डायबिटिक पेशेंट में हम हिस्ट्री में लिखते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है और वो अब जो है वो ट्रीटमेंट के लिए आया है तो हम उसमें जो है वो एस इनहिबिटर्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। ठीक है, अच्छा, एस इनहिबिटर्स जो है वो बेसिकली रीनो प्रोटेक्टिव होते हैं एंड थस फॉर बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट। ट्राई टू लिंक ACI विथ डायबिटिक्स मेलाइटस इन योर माइंड। अगर हार्ट फेलियर है
और एट्रियल फिब्रिलेशन दोनों है। तो हम क्या देंगे, डिजॉक्सिन देंगे, क्योंकि बताया था जहाँ पे पिछली वीडियो में कि जहाँ पर आपके पास हार्ट फेलियर का केस दे दे और हार्ट से रिलेटेड चीज़ें दे दे तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, डिजॉक्सिन देते हैं। ठीक है, वन नॉट फुरासेमाइड प्लस एस इनिबिटर लीड टू हाइपरकैलेमिया। अगर आपसे पूछे कि एस इनिबिटर, क्योंकि एस इनिबिटर्स हमारे पास क्या करता है, हाइपोकैलेमिया करता है, और फुरासेमाइड भी क्या करता है, हाइपोकैलेमिया करता है। एस इनिबिटर हाइपरकैलेमिया करता है और फुरासेमाइड क्या करता है कि हाइपोकैलेमिया करता है। तो थायजाइड एंड लूप डायूरेटिक्स आपके पास हाइपोकैलेमिया करता है और एसीआई और स्पाइरोलेक्टोन जो हैं वो हाइपरकैलेमिया करते हैं। पोटेशियम स्पायरिंग ड्रग्स जो है वो हाइपरकैलेमिया करता है और लूप डायूरेटिक्स जितने भी हैं और थायजाइड डायूरेटिक्स जो है वो हाइपोकैलेमिया करता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह में या हाइपोकैलेमिया के कॉजेज़ में पूछ सकते हैं। उसके बाद समरी ऑफ स्टेमी एंड स्टेमी की मैनेजमेंट एक्यूट साइटिंग में कैसे होती है, जैसे पहले पढ़ा था, मोनोथेरेपी देते हैं, आईवी मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट और एस्प्रिन, और उसके साथ हम कोई हेपेरिन ऐड कर सकते हैं, आइदर अनफ्रैक्शनेटेड या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर पेशेंट स्टिल सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर रहा है विद इन 12 आवर्स, अगर पेशेंट विद इन 12 आवर ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, अभी उसके सिम्टम आए हुए सिर्फ 12 घंटे गुजरे हैं, तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये एक्यूट ट्रीटमेंट तो है नहीं, आप इसमें परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करते हो विच इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर पीसीआई अनअवेलेबल है तो आपने क्या करना है, थ्रोम्बोलाइसिस करना है विच इज़ एल्टी प्लेस। ठीक है, समझ में आ रही है। 12 घंटों के बाद आपने क्या करना है, थ्रोम्बोलाइसिस करना है। क्रॉनिक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ एमआई क्या होती है, AABC प्लस एस, मतलब एस्प्रिन, एस इनिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम वो क्लोपिडोग्रेल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं आते, याद रखना। ठीक है, क्लोपिडोग्रेल C4 प्लस स्टैटिन। और पेटेंट फोरामेन ओवल, दिस इज़ द अनदर केस। देखो इसमें फोरामेन हमारे पास क्या करता है, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ क्या करता है कि ब्लड को पास करता है फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ़्ट एट्रियम। ठीक है, अगर ये जो ओपनिंग है फोरामेन ओवल की ओपनिंग को आफ्टर बर्थ सून जो है ना वो क्लोज़ हो जाना चाहिए, बट सम टाइम ये नहीं होता। ठीक है, अगर ओपनिंग क्लोज़ नहीं होती तो हम इसको क्या कहते हैं, पेटेंट फोरामेन ओवल कहा जाता है। इन मोस्ट केसेस दिस इंडिविजुअल्स पेटेंट फोरामेन ओवल के पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये अनडिटेक्टेड रहता थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन जो पेटेंट फोरामेन ओवल है वो क्या करता है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, अगर कोई सिम्टम कॉज किया तो पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म हो सकता है कि एम्बोलिज्म जो है वो वेनस साइट से आर्टरियल साइट पे चला जाएगा और इट कैन लीड टू स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। तो हमें ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन इन द केस ऑफ पेटेंट फोरामेन ओवल होता है। ठीक है, और पेटेंट फोरामेन ओवल जो है, क्योंकि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग पे डायग्नोज हो जाता है, वरना अगर मोस्ट एक्यूरेट पूछे पेटेंट फोरामेन ओवल के लिए इन्वेस्टिगेशन तो डैट इज़ ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर के ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी विद बबल कंट्रास्ट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन डायग्नोजिंग पेटेंट फोरामेन ओवल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिखाया है कि राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड जा रहा है अगर पेटेंट फोरामेन ओवल फोरामेन ओवल परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई क्या है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट मोस्ट कॉमनली अगर पेशेंट को ये दे दे कि पेशेंट एमआई का था और सडनली जो है वो अब कोलैप्स होने लगा है तो इट्स मीन कि पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डेवलप हो गई। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ पोस्ट एमआई। ठीक है, और पेशेंट आर मैनेज बाय ALS प्रोटोकॉल। अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कोलैप्स वगैरह का केस दिया हुआ है तो आपने डिफिब्रिलेशन को चूज़ करना ऑप्शन में से। क्रॉनिक हार्ट फेलियर इफ़ द पेशेंट सर्वाइव द एक्यूट फेज, उनके जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम होते हैं वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक हार्ट फेलियर होता है। तो इनकी मैनेजमेंट हम किस तरह कैसे करेंगे, फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ एंड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ओवरलोड हमें क्या करना है, लूप डायूरेटिक्स देना है। फिर वही बात
वन ड्रग एट अ टाइम, या तो ACI या तो बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अगर ACI से वो रेजिस्टेंट है तो हम ARBs भी चूज़ कर सकते हैं। अगर सिम्टम परसिस्ट कर रहा है तो हमें क्या करना होगा कि स्पाइरेनोलैक्टोन ऐड कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो इफ़ द पेशेंट इज़ ऑलरेडी ऑन ACE इनहिबिटर्स, ठीक है, और या ऑलरेडी ऑन ARBs, तो हमें क्या करना होगा, फॉर इस क्रॉनिक हार्ट फेलियर हमें क्या करना होगा, ऑप्शन में से बीटा ब्लॉकर ऐड करना होगा, ठीक है। अगर पेशेंट ACI और ARBs प्लस बीटा ब्लॉकर्स पे फिर भी सिम्टम जो है वो परसिस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, उसमें स्पाइरेनोलैक्टोन ऐड करना होगा। फिर टैकीअरिथमियाज है। टैकीअरिथमियाज में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जैसे बताया कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फॉलोइंग MI। अदर एरिथमियाज कैन आल्सो अकर। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी हो सकता है पोस्ट MI। तो इसकी मैनेजमेंट में क्या है कि पेशेंट के आपको पोस्ट MI के पेशेंट में आपको उसकी पल्स चेक करनी है। अगर कोई पल्स नहीं है तो आपने इमीडिएट डिफिब्रिलेशन स्टार्ट कर देनी है, यानी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, और फिर क्या करना है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर देना है, ठीक है। फिर पेरिकार्डाइटिस, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पेरिकार्डाइटिस इज़ द सेकेंड कॉम्प्लिकेशन जो MI के पेशेंट में हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो विदिन 48 आवर्स या ये 2 दिन बन रहा है आफ्टर MI, अगर इस कंप्लेन के साथ आता है प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो रहा है, डेट इज़ वर्स ऑन लाइंग फ्लैट एंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, प्लस फीवर है, प्लस पेरिकार्डियल रब सुनाई दे रही है, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में डेवलप लीडिंग टू इनलार्ज ग्लोबुलर हार्ट ऑन चेस्ट एक्सरे। और इसको कैसे कंफर्म किया जाता है, इकोकार्डियोग्राम पर। ECG पर हमें वाइड स्प्रेड सैडल शेप ST एलिवेशन मिलती है विथ अपवर्ड कॉन्केविटी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लस PR डिप्रेशन मिलता है। वाइड स्प्रेड सैडल शेप ST एलिवेशन विथ अपवर्ड कॉन्केविटी प्लस PR डिप्रेशन, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना होता है पेरिकार्डाइटिस में, क्योंकि उसको पेन हो रहा है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन की वजह से ही वो पेशेंट प्रेजेंट किया है, तो हमें फुल डोज NSAID देना है, शुड बी यूज्ड, ठीक है। उसके अलावा NSAID के बाद आप एस्प्रिन, इस NSAID के अंदर आप एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन या इंडोमेथासिन कोई भी चूज़ कर सकते हो। ट्रीटमेंट शुड लास्ट 7 to 14 डेज़ तक आपको इसको ट्रीट करना है, सिर्फ और सिर्फ NSAID के ज़रिए। इट कुड बी एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन या फिर इंडोमेथासिन, कोई भी ड्रग्स हो सकती हैं, और 7 to 14 डेज़ का ट्रीटमेंट प्लान होता है। फिर हमारे पास ड्रेसलर सिंड्रोम, ये भी पोस्ट MI के पेशेंट में हो सकता है। इट इज़ सिमिलर टू पेरिकार्डाइटिस, बट इसको डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, 2 to 6 वीक, ठीक है। अगर 48 आवर्स के अंदर प्रेजेंट कर रहा है तो डेट इज़ पेरिकार्डाइटिस। कोलैप्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो डेट इज़ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। और अगर 2 से 6 हफ्ते बाद आ रहा है तो पोस्ट MI, तो डेट इज़ ड्रेसलर सिंड्रोम। ये बेसिकली ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है अगेंस्ट एंटीजेनिक प्रोटीन्स फॉर्म्ड एज अ मायोकार्डियम रिकवर्स। जो मायोकार्डियम है ना, उसके अगेंस्ट एंटीजेनिक प्रोटीन्स बन जाते हैं, ठीक है। और फिर उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को फीवर होगा, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा, डेट वर्सन ऑन इंस्पायरेशन एंड लाइंग फ्लैट, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा और ESR रेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसको भी किस तरह ट्रीट किया जाता है, विथ NSAID की ट्रीट किया जाता है। इसमें वाइड स्प्रेड सैडल शेप ST एलिवेशन मिलती है, PR डिप्रेशन मिलता है, लेकिन कोई अपवर्ड कॉन्केविटी नहीं होती। अपवर्ड कॉन्केविटी है, टाइम पीरियड का डिफरेंस है, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस और ड्रेसलर सिंड्रोम को मिक्स अप नहीं करना, प्लस इसमें फ़ीवर भी पेशेंट को हो रहा है, ठीक है। और ESR क्या है, रेज्ड हुआ हुआ है। उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी पोस्ट MI की कॉम्प्लिकेशन है कि इस्कीमिक डैमेज की वजह से क्या होता है कि जो मायोकार्डियम होती है उसकी जो मस्कुलर लेयर होती है वो थिन हो जाती है, उसकी वजह से एन्यूरिज्म फॉर्मेशन बहुत आसानी से, एन्यूरिज्म हम लोग किसको बोलते हैं, बलूनिंग को बोलते हैं, ठीक है। ये 4 to 6 वीक वो आफ्टर MI कि प्रेजेंट करेगा पेशेंट, और इसमें परसिस्टेंट ST एलिवेशन एंड लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मिलता है हमें लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि एक थ्रोम्बस बन जाता है विद इन द एन्यूरिज्म और वो फिर स्ट्रोक
के रिस्क को बढ़ा देता है, तो देयरफॉर पेशेंट को हमें क्या देना है, एंटीकोगुलेशन देना है, एंटीकोगुलेशन थेरेपी देना होगा। ईसीजी में परसिस्टेंट एसटी एलिवेशन मिल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मिल रहा है, चेस्ट एक्सरे पे इनलार्ज हार्ट मिल रहा है विद अ बल्ज एट द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर, और इको पर पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल मिल रही है, तो डैट इज़ द केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। ठीक है, फिर VSD है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, रप्चर ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, यूजुअली जो है वो फर्स्ट वीक में हो जाता है पोस्ट MI। ठीक है, 1 to 2% में ये देखा गया पेशेंट में। पेशेंट जो है वो एक्यूट हार्ट फेलियर एसोसिएटेड विद पैनसिस्टोलिक मरमर के साथ आएगा। याद रखना VSD में पैनसिस्टोलिक मरमर होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पैनसिस्टोलिक मरमर है VSD का, वो लेफ़्ट स्टर्नल बॉर्डर पर अप्रिशिएट होता है, और इकोकार्डियोग्राम इज़ डायग्नोस्टिक। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम आप कराओगे तो इससे आप एक्यूट मिट्रल रिगर्गिटेशन भी, क्योंकि पैनसिस्टोलिक मरमर के साथ ही प्रेजेंट करता है, तो इकोकार्डियोग्राम से आप इसको जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हो। तो इसमें VSD के अर्जेंट ट्रीटमेंट क्या होगी, सर्जिकल करेक्शन। एक्यूट मिट्रल रिगर्गिटेशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैनसिस्टोलिक मरमर इसमें हमें मिलता है। ठीक है, ये 2 to 15 डेज़ आफ्टर द MI पेशेंट प्रेजेंट करता है। मोस्टली अगर इन्फीरियर MI हो तो एक्यूट मिट्रल रिगर्गिटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ड्यू टू इस्कीमिया हमारे पास क्या होता है कि पैपिलरी मसल्स का रप्चर हो जाता है, इस्कीमिया हो सकता है या फिर पैपिलरी मसल्स का रप्चर होता है। कौन से पैपिलरी मसल, जो कि मिट्रल वेल्व में मौजूद होते हैं। ठीक है, अर्ली टू मिड डायस्टोलिक मरमर पहले होता है, उसके बाद पैनसिस्टोलिक मरमर बन जाता है। और मिट्रल रिगर्गिटेशन का जो पैनसिस्टोलिक मरमर होता है वो बेस्ट हेड होता है एट द एपेक्स। पेशेंट प्रेजेंट करेगा हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, पल्मोनरी एडिमा के साथ। अगर पल्मोनरी एडिमा के साथ होगा तो डिस्निया, बायबेसल क्रैकल्स और टैकीकार्डिया आएंगे उसको। ठीक है, तो डायग्नोस मिट्रल रिगर्गिटेशन हमें क्या करना है, इकोकार्डियोग्राम करना है। ट्रीटमेंट क्या होगा, मिट्रल रिगर्गिटेशन का वेजोडाइलेटर्स देना होगा, बट ऑफन रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आपके पास ख़राब हो गई है, वो ख़राब चीज़ मज़ीद आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती है, तो आपने VSD हो, मिट्रल रिगर्गिटेशन हो, दोनों की सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। फिर एक्यूट ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू मिट्रल रिगर्गिटेशन। इसमें भी पैनसिस्टोलिक मरमर होता है, लेकिन ये लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पर अप्रिशिएट होता है। तो इसको भी डायग्नोस करने के लिए हमारे पास क्या है, इकोकार्डियोग्राम है। समझ में आ रही है। तो कौन कौन से मरमर्स हो सकते हैं, VSD में पैनसिस्टोलिक मरमर, मिट्रल रिगर्गिटेशन, पैनसिस्टोलिक मरमर एपेक्स पे सुनाई देगा, और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन, पैनसिस्टोलिक मरमर, लेकिन ये लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे सुनाई देता है। ठीक है, उसके बाद पेरिकार्डाइटिस है, कैन अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI। ठीक है, पेशेंट जो है आफ्टर MI विदिन 2 days प्रेजेंट करेगा, और रेसलर सिंड्रोम में 2 to 6 weeks आफ्टर MI प्रेजेंट करेगा। बोथ हैव द सेम फीचर्स जो अभी बताया। प्लूराइटिक चेस्ट पेन जो कि ऑन लाइंग फ्लैट एंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो है वो वर्सन होता है, और अपराइट सिटिंग फॉरवर्ड पर इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, पेरिकार्डियल रब होगा, वाइड स्प्रेड सैडल शेप ST एलिवेशन नज़र आती है ECG पर। ठीक है, और इट कैन आल्सो लीड टू पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जिसकी वजह से हमें चेस्ट एक्सरे पर इनलार्ज ग्लोबुलर हार्ट नज़र आता है। और अगर इफ़ सीवियर इनफ तो कार्डियक टेम्पोनार्ड डेवलप हो सकता है, जिसमें हमें बैक स्ट्राइड नज़र आएंगे, हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड एंड हाई JVP। अच्छा, अनदर दोबारा से ये चीज़ दी हुई है, तो यहाँ पर हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इन्फीरियर MI 2-3 AVF में आता है, और राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लेटरल MI जो है AV1, AVL, V5, V6 में आता है, और इसमें लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होती है। एंटीरोसेप्टल या फिर इंटीरियर V1 से V4 आता है। ठीक है, V1 से V4 लेड होती है, उसमें लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व होती है। एंटीरोलेटरल में 1 AVL, V4, V5, V6 आते हैं, इसमें लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है वाइड स्प्रेड ST डिप्रेशन और ST एलिवेशन इन AVR, दैट इज़ लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन, और इसमें एमरजेंसी कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी होती है। फॉर थ्योरेटिकल एग्जाम एनी पेशेंट जो स्टेमी के साथ प्रेजेंट करे
थेरेपी उसमें देना है। देन हमें इमीडिएटली उसको पीसीआई के लिए भेजना है। अगर पीसीआई अवेलेबल नहीं है तो हमें थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, जिसमें एल्टीप्लेज आ जाता है। अगर एल्टीप्लेज ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो फॉर थ्रोम्बोलाइसिस हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज चूज़ करना है, ठीक है। कोई भी पेशेंट अगर एनिस्टेमी या अनस्टेबल एंजाइना के साथ आता है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या देना है, 2 थेरेपी देना है। आफ्टर गिविंग मॉर्फिन हमें उसमें 2 मेडिकेशन देना होगा, जिसमें एस्प्रिन प्लस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन सबकुटेनियसली देना होता है, ठीक है, या फोंडा पेरिनेक्स आ जाता है। समझ में आ रही है बात। तो एनस्टेमी और अनस्टेबल मेडिकेशन, अनस्टेबल एंजाइना में आफ्टर गिविंग मॉर्फिन वी शुड गिव 2 मेडिकेशंस, दैट इज़ ओरल एस्प्रिन और सबकुटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या फिर फोंडा पेरिनेक्स, विच इज़ मोर लाइकली सेम एज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ठीक है। अगर लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन है, उसका केस कैसे होगा, वाइड स्प्रेड एसटी डिप्रेशन, एसटी एलिवेशन इन एवीआर, ठीक है। आफ्टर गिविंग मॉर्फिन हमें क्या करना है, इमरजेंसी कोरोनरी एंजियोग्राफी करना है, ठीक है। और द फर्स्ट ड्रग फॉर सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया इज ऑलवेज एट्रोपिन, ठीक है, आईवी फॉर्म में दिया जाता है, आईवी एट्रोपिन दिया जाता है, ठीक है। व्हाट इफ़ he was already given atropine but no response, तो next step is temporary transcutaneous pacemaker। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट क्या होती है, डोपामीन हो सकता है, और थर्ड लाइन क्या हो सकता है, एपिनेफ्रीन हो सकता है। इफ़ एट्रोपिन और पे है वो, और टेम्पररी ट्रांसकुटेनियस पेसमेकर आपके पास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, आपने सेकेंड लाइन डोपामीन और फिर थर्ड लाइन ड्रग्स एपिनेफ्रीन आता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में नेक्स्ट बेस्ट स्टेप या इनिशियल लाइन आपसे पूछ ले, द आंसर विल बी ऑक्सीजन ABCD। समझ में आ रही है बात। अगर ऑप्शन में आपके पास इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पूछ ले ब्रेडिकार्डिया का, तो फर्स्ट ड्रग जो है वो एट्रोपिन है। अगर पेशेंट को एट्रोपिन दे दिया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, टेम्पररी ट्रांसकुटेनियस पेसमेकर, ये नहीं दिया हुआ तो डोपामिन दे सकते हो, ये भी नहीं दिया हुआ तो एपिनेफ्रिन दे सकते हो। समझ में आ रही है। और अगर ऑक्सीजन दिया हुआ है तो ऑक्सीजन को चूज़ करना है। बैकस्ट्रायड है, बैकस्ट्रायड में आपको पता है, बार बार पढ़ लिया, हाइपोटेंशन होता है, मफल्ड फेंट या फिर वीक हार्ट साउंड या हाई JVP दिया हुआ होगा, ठीक है। कार्डिक टेम्पोनाट का केस है, इको पे डायग्नोसिस होती है और ट्रीटमेंट क्या है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। देन द अदर इंपॉर्टेंट केस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, न्यू मर्मर प्लस फीवर हो रहा है, यू शुड थिंक अबाउट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। पेशेंट को मलाइस हो सकता है, राइगर्स हो सकते हैं। इनिशियल स्टेप क्या होगा, ब्लड कल्चर, देन हम किसकी तरफ जाते हैं, इको की तरफ जाते हैं। पहले ब्लड कल्चर, क्योंकि ये इन्फेक्टिव डिजीज़ है, ठीक है। प्रीवियस एपिसोड ऑफ एंडोकार्डाइटिस इज़ द स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर एंडोकार्डाइटिस के अलावा रोमेटिक वाल्व डिजीज़ है, प्रोस्टैटिक वाल्व डिजीज़ है, कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, IV ड्रग यूज़र्स हैं, ठीक है। टिपिकली IV ड्रग यूज़र्स में जो है वो ना ट्राइकस्पिड लीजन्स हमारे पास बनते हैं, वरना जो मोस्ट कॉमनली वेल्व इन्वॉल्व होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, डैट इज़ मिट्रल वेल्व, ठीक है। तो सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन होता है जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाता है, डैट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। और अगर प्रोस्टैटिक वेल्व की सर्जरी हुई है तो उसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन होगा, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, ठीक है। अगर कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ है, आपके पास हिस्ट्री में लिख दिया, या पुअर डेंटल हाइजीन दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस। समझ में आ रही है। तो मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉज स्टेफाइलोकोकस ओरियस, विथ प्रोस्टैटिक वेल्व सर्जरी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, और डेंटल प्रोसीजर हुआ है तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस, ठीक है। फीचर्स एंड डायग्नोसिस, इसमें हम फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ड्यू क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं कि अगर हमें 2 मेजर क्राइटेरिया मिल रहे हैं, या कोई 1 मेजर क्राइटेरिया प्लस 3 माइनर क्राइटेरिया मिल रहे हैं, या फिर 5 माइनर क्राइटेरिया मिल रहे हैं, तो इट इज़ मोर लाइकली अ केस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। फॉर दिस आपको पता होना चाहिए मेजर क्राइटेरिया क्या है और माइनर क्राइटेरिया क्या है। मेजर क्राइटेरिया में पॉजिटिव ब्लड कल्चर आ जाते हैं कि 2 पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिलने चाहिए, जिसमें आपको
टिपिकल ऑर्गेनिज्म शो हो रहे हों इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस या फिर हैसिक ग्रुप से ऑर्गेनिज्म मिल रहा हो, ठीक है। हैसिक ग्रुप के इसमें एक एक का पूरा नाम है आपके पास, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है और अलग अलग नाम है, या आप IM से इसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इस चीज़ को देख लेना कि क्या क्या चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट है। या फिर मेजर पॉजिटिव ब्लड कल्चर में परसिस्टेंट बैक्टीरिया मिल रहा हो फ्रॉम 2 ब्लड कल्चर टेकन ग्रेटर देन 12 आवर्स अपार्ट, और या फिर 3 और मोर पॉजिटिव कल्चर ब्लड कल्चर मिल रहा है where the pathogen is less specific such as Staphylococcus aureus और Staphylococcus epidermidis मिल रहा है। Not to be confused, अगर यहाँ पर it is true that Staphylococcus is the most commonest pathogen in infective carditis, but it is not specific for infective endocarditis, ठीक है। इट कॉजेज़ मैनी अदर इन्फ्लेमेशंस टू, आपने इन्फेक्टिव डिजीज़ पढ़ा होगा, आपको पता होगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या क्या करवा सकता है। तो 2 पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स मिल रहे हों, परसिस्टेंट बैक्टीरिया फ्रॉम 2 ब्लड कल्चर्स मिल रहे हों टेकन 12 आवर्स अपार्ट, या 3 और मोर पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिल रहा हो, किसका, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का या स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस का, ठीक है। एविडेंस ऑफ एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, इको पॉजिटिव हो फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम मिल रहा हो जिसमें ऑस्किलेटिंग स्ट्रक्चर्स या कोई एब्सेस फॉर्मेशन या न्यू वेल्वुलर रिगर्गिटेशन या डिसेंस ऑफ प्रोस्टैटिक वेल्व्स नज़र आ रहे हो, या न्यू कोई वेल्वुलर रिगर्गिटेशन आपको मिल रही हो, तो पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम मिल रहा हो। तो एविडेंस ऑफ इकोकार्डियोग्राम एंड पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स आर इन्वॉल्व इन मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया में क्या आ जाता है, पेशेंट की हिस्ट्री IV ड्रग यूज़ की, ठीक है। माइक्रो बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, वो एविडेंस जो कि मेजर क्राइटेरिया से हट कर हो। फीवर मिल रहा है ग्रेटर दैन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और वास्कुलर फिनोमिना मिल रहा है जिसमें मेजर इम्बॉले, स्प्लीनोमेगैली है, क्लबिंग है, स्प्लिंटर हिमरेज है, जेनवे लीजन्स हैं, पिटैकी और परप्यूरा यहाँ पर दिखाई, स्प्लिंटर हिमरेज दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ ऑसलर नोड की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, ये रॉच स्पॉट है जो कि हमारे पास आई में होता है, ठीक है। और उसके बाद जेनवे लीजन्स दिख रहे हैं, तो कुछ भी दिख रहा हो ये वास्कुलर फिनोमिना। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना में क्या आ जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आते हैं, ऑसलर नोड और रॉच स्पॉट आता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये आपके पास माइनर क्राइटेरिया में आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि 2 मेजर क्राइटेरिया मिलना चाहिए, या 1 मेजर 3 माइनर क्राइटेरिया या 5 माइनर क्राइटेरिया पर फिट हो, तो इसका मतलब पेशेंट को ये डायग्नोसिस बन जाती है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। समझ में आ रही है। जेनवे लीजन्स के बारे में पता होना चाहिए, ये पूछा था एग्जाम में कि ये नॉन टेंडर होते हैं, स्मॉल इरिथमेटस या इमोरेजिक मैक्यूलर और नोड्यूलर लीजन्स होते हैं, नॉन टेंडर, पेनलेस है, ऑन द सोल्स और द पाम्स, ठीक है। दे अकर ड्यू टू सेप्टिक माइक्रो एम्बोले, ठीक है। ऑसलर्स नोड्स क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं, रेड नोड्यूल्स होते हैं ऑन द हैंड। आप तो जनरल फिजिकल GPE एग्जामिनेशन में आपने पढ़ा होगा, ऑसलर्स नोड हमारे फिंगर पल्प पे मौजूद होता है, हैंड्स और फीट, ठीक है। देन परसिस्ट फॉर आवर्स टू डेज, ठीक है। और इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना में क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ऑसलर्स नोड है, रॉच स्पॉट आ जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। उसके बाद एंडोकार्डाइटिस की इनिशियल एम्पेरिकल या ब्लाइंड थेरेपी क्या होती है, नेटिव वेल्व एंडोकार्डाइटिस है, एमोक्सिसिलिन प्लस लो डोज जेंटामाइसिन देना है, या फिर हम वैनकोमाइसिन लो डोज जेंटामाइसिन देते हैं अगर पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जिक है, या वो मर्सा मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस सस्पेक्टेड है, या सीवियर सेप्सिस है। तो डैट इज़ नेटिव वेल्व एंडोकार्डाइटिस के हमने एमोक्सिसिलिन की जगह क्या देना है, एमोक्सिसिलिन इज़ बेसिकली आप पेनिसिलिन, तो हमें इसकी जगह क्या देना है, वैनकोमाइसिन देना है और लो डोज जेंटामाइसिन देना है, ठीक है। अगर प्रोस्थेटिक वेल्व एंडोकार्डाइटिस की हिस्ट्री है तो वैनकोमाइसिन लो डोज जेंटामाइसिन के साथ आपको क्या ऐड कर देना है, रिफेम्पिसिन ऐड कर देना है। तो द मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट नोट टू रिमेंबर कि एनी पेशेंट अगर फीवर न्यू हार्ट मरमर के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो आपने क्या सस्पेक्ट करना है कि उसको एंडोकार्डाइटिस है। आपने ब्लड कल्चर ऑर्डर करना है अंटिल प्रूवन,
ठीक है, जब तक वो प्रूव नहीं हो जाए आपको यही सस्पेक्ट करना है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास केस दिया हुआ है कि पेशेंट प्रेजेंट किया है जिसकी डेंटल एक्सट्रैक्शन हुई थी फ्यू डेज आगो पटैकी के साथ। ठीक है, नाउ उसके जो वाइटल्स है वो स्टेबल है एक्सेप्ट कि उसका बॉडी टेम्परेचर आपको देखो बढ़ा हुआ मिल रहा है 38.9 ऑन एग्जामिनेशन। उसके बाद पिटैकी है, पेनफुल नोड्यूल्स ऑन हिज पाल्म एंड अ कार्डियक मर्मर है। तो डायग्नोसिस इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस फीवर प्लस न्यू मर्मर। द कॉज ऑफ दिस डिजीज इज स्टेफाइलोकोकस विरिडेंस। समझ में आ रही है इन्फेक्शन। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आपको क्या करना है, ब्लड कल्चर करना है फॉलोड बाय इको। एक पेशेंट है, अब इसके जो सोल्स पर आपको क्या दिखाया हुआ है, ये जेनवे लीजन्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, ब्लड कल्चर। दिस लीजन्स आर जेनवे लीजन्स जो कि माइनर क्राइटेरिया में आता है, सही है, और लाइकली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। आपने क्या करना है, ब्लड कल्चर करना है, देन इकोकार्डियोग्राम करना है। अच्छा, इन अ पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन आपके पास एक कि हमें ये डिटरमाइन करना है कि उसको एंटीकोगुलेशन थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। हमारे पास चैट्स 2 वास्क स्कोर होता है जिसमें C4 कंजेस्टिव हार्ट फेलियर 1 पॉइंट बनता है इसका। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन दे दे, अगर क्वेश्चन में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लिख दे या लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन लिख दे 1 पॉइंट। H फॉर हाइपरटेंशन, BP ग्रेटर देन 140/90 है 1 पॉइंट। A2 मतलब एज ग्रेटर देन 75 ईयर से इसके 2 पॉइंट्स बनते हैं। A2 का मतलब 2 पॉइंट्स। ठीक है, D फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस है 1 पॉइंट बनता है। S2 मतलब प्रीवियर कोई स्ट्रोक हुआ है या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ है या कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, इसके 2 पॉइंट बनते हैं। V फॉर कोई वास्कुलर डिजीज़ है जिसमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन आ जाता है। ठीक है, और PVD आ जाता है, एओर्टिक प्लग आ जाता है, इसका 1 पॉइंट बनता है। एज जो है वो 65 से 74 ईयर्स के दरमियान है 1 पॉइंट बन रहा है। ठीक है, 75 से ज़्यादा होगा तो 2 पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद अगर 64 से 74 ईयर्स के दरमियान होगा तो 1 पॉइंट। ऐसी सेक्स कैटेगरी, अगर फीमेल जेंडर है तो 1 पॉइंट। तो इनको हमें क्या देना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरे ही स्कोर पे ही पूरा उतर रहा हो। ये स्कोर के आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज दे दी हैं कि ऑल पेशेंट विद ग्रेटर दैन 2 स्कोर। ठीक है, उनमें आपने वारफरीन या डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोगुलेंट जिसमें एपेक्साबान, रिवरक्साबैन और एडक्साबैन आ जाता है। ठीक है, और कंसीडरिंग गिविंग वारफरीन और डॉग टू मैन जिसका स्कोर मैन में अगर आप दे रहे हो तो अगर स्कोर ग्रेटर देन 1 है तो आपने एंटीकोगुलेंट स्टार्ट कर देनी है क्योंकि स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सही है, चैडवास स्कोर हमें बताता है कि स्ट्रोक का कितना % चांस है और उसमें एंटीकोगुलेशन की पेशेंट को ज़रूरत है। तो यू शुड रिमेंबर कि ग्रेटर दैन 2 ऑल पेशेंट विद स्कोर ग्रेटर दैन 2 आपने उसमें एंटीकोगुलेशन थेरेपी देनी है। एडवांटेज क्या होता है डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेशन थेरेपी के कि INR मॉनिटरिंग नहीं करनी होती, इसका जो है वो फास्टर ऑनसेट है। ठीक है, और ये इंट्राक्रेनियल हिमरेज के रिस्क को रिड्यूस कर देता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है। अगर आपने लेट सपोज ओवरडोज हो गया पेशेंट तो कोई एंटीडोज नहीं है और पेशेंट को स्ट्रिक्ट कॉम्प्लेंट रहना पड़ता है विथ मेडिकेशंस। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इम्पॉर्टेंट स्कोरिंग सिस्टम टू नो डैट इज़ चैडवास स्कोर जो हम AFib के लिए यूज़ करते हैं और ये किस लिए होता है, टू डिटरमाइन द नीड फॉर एंटीकोगुलेशन। ABCD2 score that is prognostic to and identify the risk of future stroke in patient जिसका जो है वो सस्पेक्टेड ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक रहा हो इन द फॉलोइंग 7 days। ठीक है, ABCD2 स्कोर ये तो आपको न्यूरो में मिल जाएगा, लेकिन हम जब न्यूरो का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम इसको कर लेंगे। हैज़ ब्लड स्कोर जो है वो रिस्क ऑफ मेजर ब्लीडिंग फॉर पेशेंट जो एंटीकोगुलेशन पर है फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये हैज़ ब्लड स्कोर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये ड्रैगन और क्रिक्स 2 स्कोर हमारे लेवल के लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर पल्मोनरी एडिमा के ऊपर आ जाओ कि पल्मोनरी एडिमा जो है ऑफनली कॉज बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जब हार्ट जो है वो नॉट एबल टू पम्प ब्लड एफिशिएंटली, ब्लड जो है वो वेंस में रिटर्न होता है और देन फिर वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में जाता है, प्रेशर जो है वो लंग्स के वेसल्स में इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से
फ्लूइड इज़ पुश्ड इनटू द एयर स्पेसेस, एल्विलाई में फ्लूइड आ जाता है, एल्विलाई ऑफ द लंग्स में फ्लूइड आ जाता है। तो क्या हुआ कि हार्ट ब्लड पंप करने के एबल नहीं था, क्योंकि उसको पहले कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ था, हार्ट वीक हुआ है, और ब्लड जो है वो वेन से कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है वापस, ठीक है। और फिर वहाँ पर लंग्स के वेसल्स में प्रेशर इंक्रीज़ होता है, वो जो प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से फ्लूइड कहाँ जाने लगता है, एल्विलाई ऑफ द लंग्स में जाने लग जाता है। तो इसमें जो फीचर्स होते हैं पल्मोनरी एडिमा के, वो क्या होते हैं, डिसैचुरेशन, डिस्निया, ऑर्थोपीनिया। ऑर्थोपीनिया का मतलब है जब वो लेटता है या लाइंग डाउन होता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो वर्सन हो जाती है। ऑस्कल्टेशन पे आपको क्रिपिटेशंस, क्रैकल्स सुनाई देंगे, या रेल्स आपके पास क्वेश्चन में लिख सकता है, जो मोस्टली बाय बेसिलर क्रैकल्स होते हैं या बाय बेसिलर क्रेपिटेशंस होते हैं, और पेशेंट टैकीकार्डिया के साथ आएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे सिंगल मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है आपको, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता। इकोकार्डियोग्राम जो है टू बी आइडेंटिफाई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हमारे पास एमआई की, जैसे एक्यूट मिट्रल रिगर्गिटेशन ड्यू टू पैपिलरी रप्चर, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। देयरफॉर पे अटेंशन टू द क्वेश्चन वर्ड्स। अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन पूछे तो चेस्ट एक्सरे, अगर कॉज के बारे में पूछे तो हम इको करवाते हैं। समझ में आ रही है, एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन इज चेस्ट एक्सरे, अगर कॉज पूछेगा तो इको करवाएंगे। तो मैनेजमेंट क्या होती है हमारे पास, अगेन कि किसकी, मैनेजमेंट पल्मोनरी एडिमा की, ठीक है। मोनाथेरेपी में ए जो है वो रिप्लेस हो जाता है एफ से, मॉर्फिन देंगे, ऑक्सीजन देंगे, नाइट्रेट देंगे, और एस्प्रिन की जगह हम फ्यूरासेमाइड देते हैं। समझ में आ रही है। तो हम इसकी मैनेजमेंट में मज़ीद और नहीं जाएंगे। पल्मोनरी एडिमा के लिए सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि मोन एफ, ठीक है, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट और फ्यूरासेमाइड। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो मॉर्फिन और डायमॉर्फिन को आईवी फॉर्म में देते हैं, और जो ट्राई नाइट्रेट उसको पफ़ के फॉर्म में देते हैं, स्प्रे टू पफ़, और फ्यूरासेमाइड भी आईवी फॉर्म में देते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी का केस है, तो इमरजेंसी में हम इसी तरह से मैनेज करेंगे। उसके बाद नोट डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी एडिमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म इस डैट कि पल्मोनरी एडिमा कैन बी डायग्नोस्ड ऑन चेस्ट एक्सरे, जबकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम करना पड़ता है। पल्मोनरी एडिमा कभी भी चेस्ट एक्सरे पर डायग्नोस नहीं दे होता। तो आपके पास डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में हिंट इस तरह से दिया हुआ होता है, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी एडिमा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लिखा हुआ हो सकता है, या हार्ट अनएबल टू मेंटेन सर्कुलेशन, उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होता है। पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है कि फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है इन द लंग्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल लंग्स और यहाँ पल्मोनरी एडिमा का लंग्स आपको दिखाया है, फ्लूइड बिल्डअप इन द एल्विलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। चेस्ट एक्सरे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको चेस्ट एक्सरे पर पल्मोनरी एडिमा के अंदर कर्ली लाइंस दिखते हैं, विच इज़ एक्सपेंशन ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेसेस बाय द फ्लूइड, ठीक है। तो कर्ली लाइंस या फिर बेड विंग्स, हाइलाइट शेडो नज़र आता है पल्मोनरी एडिमा में। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो आपके पास दिया हुआ है कि 20 डेज आफ्टर एमआई पेशेंट डेवलप किया है सडन डिस्निया, ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन टैकीकार्डिया, डिसैचुरेशन है, हाइपोटेंशन और बायलेटरल चेस्ट क्रैकल्स है, दैट इज़ द केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा। एप्रोप्रिएट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे और टू आइडेंटिफाई द कॉज इकोकार्डियोग्राफी, एंड ट्रीटमेंट फॉर पल्मोनरी एडिमा इज़ मोन एफ, ठीक है, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, ग्लिसराइल नाइट्रेट और फ्यूरासेमाइड देते हैं हम, सही है। और पल्मोनरी एडिमा के चेस्ट एक्सरे पे कर्ली लाइंस या भी बैड विंग्स साइन दिखता है, ठीक है। अगर पल्मोनरी एडिमा हमारे पास कॉज हो रहा है बाय एग्जिस्टेंट हार्ट फेलियर, द पेशेंट नीड टू बी डिस्चार्ज। हम जब उसको डिस्चार्ज करेंगे बाय गिविंग अबव थेरेपी, आफ्टर गिविंग अबव थेरेपी किस पर डिस्चार्ज करेंगे, आइदर हम एस इनहिबिटर्स पर करेंगे या बीटा ब्लॉकर्स पर करेंगे, वन ड्रग एट अ टाइम। अगर एस्थमेटिक पेशेंट है तो एस इनहिबिटर इज़ प्रीफर्ड ओवर बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि बीटा ब्लॉकर एस्थमा को वर्सन कर देता है। और एक्यूट एमआई जो 75% केसेस में हमारे पास टिपिकल जो प्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है कि सेंट्रल चेस्ट पेन होगा और एपिगैस्ट्रिक पेन और सब एक्सटर्नल
पेन दैट इज़ सीवियर सडन क्रशिंग प्रेशरिंग स्क्वीजिंग कस्टिंग और बर्निंग पेन होता है, रेडिएट्स टू द आर्म शोल्डर नेक जो प्लस माइनस स्वेटिंग के साथ पेशेंट हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग फटीग और पैल्पिटेशन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डीडी क्या होती है इसकी, डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म और एओर्टिक डायसेक्शन। इसमें क्या होता है कि एओर्टिक डायसेक्शन या डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म में अनइक्वल पल्सेस हमें नज़र आती हैं इन अपर लिम। हिस्ट्री ऑफ मार्फन सिंड्रोम हो सकता है, टॉल लॉन्ग सिलेंडर लिम एंड फिंगर। हिस्ट्री ऑफ एलर-डैनलोस सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद एओर्टिक डायसेक्शन। सीवियर टियरिंग चेस्ट पेन होता है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करेगा एओर्टिक डायसेक्शन में। ठीक है, जॉ या शोल्डर की तरफ रेडिएट नहीं करता। ठीक है, किसका, हाइपरटेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एओर्टिक डायसेक्शन और द पेशेंट प्रेजेंट विद हाइपोटेंशन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ टैकीकार्डिया स्वेटिंग। डिफरेंस किस में है, पेन के प्रेजेंटेशन में, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ अनइक्वल पल्सेस इन द अपर लिम। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट है जो हमें एओर्टिक डायसेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। एओर्टिक डायसेक्शन रेयर है बट सीरियस कॉज ऑफ चेस्ट पेन होता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि ट्यूनिका इंटीमा ऑफ द वॉल ऑफ द एओर्टा, वहाँ पर टेयरिंग हो जाती है। ठीक है, अब जब अगर एओर्टा के इनर मोस्ट लेयर में इंजरी होगी तो जब भी यहाँ से ब्लड गुजरेगा तो फोर्स लगाते हुए ब्लड गुजरेगा। ठीक है, तो जो लेयर्स हैं वहाँ पर पहले से वो इंजर्ड है तो वहाँ पे मज़ीद इंजरी होगी। ठीक है, तो पेशेंट को ना सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर चेस्ट पेन या बैक पेन होता है और वो ऐसा बताया है कि टीयरिंग इन कैरेक्टर है। ऑल्सो उसके साथ वॉमिटिंग स्वेटेड लाइट हेडेडनेस भी हो सकती है। अदर सिम्टम में जो है वो डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाता है टू द ऑर्गन, स्ट्रोक हो सकता है, मेजेंट्रिक इस्कीमिया हो सकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मेजेंट्रिक इस्कीमिया हो सकता है इन केस ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन। ठीक है, और एओर्टिक डायसेक्शन कैन क्विकली लीड टू डेथ अगर इनफ ब्लड सप्लाई नहीं होता है हार्ट को या फिर कंप्लीट रप्चर हो जाए एओर्टा की। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन, या आपके पास जो है वो क्या है डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म के लिए हम ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम करते हैं। इट इज़ अ गुड टेस्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन बट इट इज़ स्पेसिफिक इतना नहीं होता। ठीक है, अदर गुड इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकती है, सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट, एमआरआई इन इमरजेंसी सेटिंग में हम क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करते हैं। समझ में आ रही है, क्योंकि वहाँ पर इमरजेंसी सेटिंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम कर दें, हम अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करके देख लेते हैं। तो उसके बाद स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन, टाइप ए में असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होता है मोस्ट कॉमनली, और टाइप बी में क्या होता है डिसेंडिंग एओर्टा या डिस्टल टू द लेफ्ट सबक्लेवियन और ऑरिजिन 1/3 ऑफ द केसेस में देखा गया। मैनेजमेंट कैसे करनी है, अगर टाइप ए है तो सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं बट ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल टू अ टारगेट सिस्टोलिक ऑफ 100 to 120, और टाइप बी में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम करते हैं अगर डिसेंडिंग एओर्टा है या डिस्टल टू द लेफ्ट सबक्लेवियन ऑरिजिन है। ठीक है, फिर बेड रेस्ट और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, आईवी लेबिटालोल दे सकते हैं टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे।